Welcome to the channel. Let's add a crack it. Hope you all are doing well. So today is a day 15 video on MCQ series from the chapter Government, Budget and Economy, and which is from Macroeconomics. So this is the part 1 video of this chapter Government Budget. Clear? So हमने दो chapters MCQs के regarding complete कर लिए with all the explanation कि हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे मोस्टली हमने सारे कर लिए हैं और इसके साथ साथ हर टॉपिक को विद एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल में रिवीजन किया है दो चैप्टर्स के रिगार्डिंग। सो अगर आप चैनल पर न्यू है, कोई भी वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए आने वाले जो हमारे एग्जाम होने वाले एमसीक्यूज के रिगार्डिंग बोर्ड के, उनके लिए बहुत यूजफुल होंगे आपके वो वीडियोस। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाले दिनों में आपको उसके लेसन्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर गवर्नमेंट बजट। सो हर एक डे में हम 5 एमसीक्यूज कर रहे थे और पिछले लेसन में हमने 10 किए बिकॉज कि वो लेसन थोड़ा सा स्पेशल था। उसमें हमने बात की थी कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी चलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बनते थे उस चैप्टर से हमने वो भी किए। क्लियर? उससे हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, मनी का चैप्टर। और आगे भी आने वाले डेज में जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा हम एमसीक्यूज रखेंगे जिसमें सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग जितने भी हमने एमसीक्यूज किए हैं मिक्स करके लास्ट में लाएंगे। क्लियर? एक एमसीक्यू सीरीज का। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग। सो बहुत आज का लेसन बेसिक रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग है लेसन की, तो हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के व्यू पॉइंट से हर एक चैप्टर कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सेम क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन उसी कंटेंट से किसी ना किसी टॉपिक से उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि हम सिलेबस को मेन मोटिव रख के कर रहे हैं कि उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कवर करना है। क्लियर? तो अगर उसी सिलेबस से आएंगे इट मींस कि अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन उस कंटेंट से क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो हम साथ ही साथ इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में कर रहे हैं कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आया उस कंटेंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। क्लियर? सो अब आज का लेसन बेसिक रहेगा, तो बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपको नॉलेज है इसकी रिगार्डिंग तो क्वेश्चन को खुद पढ़ के करने की कोशिश जरूर कीजिए। सो क्वेश्चन क्या है? An annual statement showing the item-wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. अभी ये क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट है जो क्या करती है, शो करती है आइटम्स। कौन कौन सी आइटम्स? रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं फिस्कल ईयर, जिस ईयर में हम कुछ भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, रिसीप्ट्स करते हैं, हमारी इनकम्स होती हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक साल के अंदर अंदर जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर बोलते हैं। अब ये फिस्कल ईयर के रिगार्डिंग भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आए हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर? साथ ही साथ इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए हमें पूछा जो क्या है उसका हमें आंसर देना है कि ये कौन सी एनुअल स्टेटमेंट है जो आइटम्स शो करती है एक एस्टिमेट वाइज। अभी इसमें क्या है? अब पूरा पूरा अप्रॉक्स वैल्यूज नहीं होती, एस्टिमेट वैल्यू होती है कि जिसमें हम एस्टिमेट लगाकर चलते हैं कि इतनी रिसीप्ट्स होंगी, इतने एक्सपेंडिचर्स होंगे एक फिस्कल ईयर के अंदर। तो ये कौन सी ऐसी एनुअल स्टेटमेंट है? क्या है उसका नाम? उसका नाम है, आंसर है हमारा बजट। सो आंसर विल बी बजट। तो इनकम एस्टिमेट्स वो गलत हो जाएगा, अकाउंट्स गलत हो जाएगा, एक्सपेंडिचर भी गलत हो जाएगा। सो आंसर होगा बजट। लेकिन क्यों होगा तो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो आंसर इसका बजट है, ऑप्शन ए। तो देखिए गवर्नमेंट बजट क्या है? अब गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है? ये जो लाइन लिखी हुई थी कि एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, उसे बजट बोला गया है। तो ये क्या है? मीनिंग है इसका। क्या है? ये गवर्नमेंट बजट का हमें मीनिंग दिया गया था कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है? आइटम वाइज एस्टिमेट्स शो होते हैं रिसीप्ट्स के, एक्सपेंडिचर्स के ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। क्लियर? एक फिस्कल ईयर के अंदर जितने भी रिसीप्ट्स होने हैं, एक्सपेंडिचर होने हैं, उनका एस्टिमेट लगाकर एक एनुअल स्टेटमेंट बना दी जाती है और उस एनुअल स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट बजट। क्लियर?
तो आगे लिखा गया है कि रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल फिगर्स नहीं होते। देखिए प्लानिंग की जाती है, इसमें मेनली क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट में प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के लिए हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज कभी भी नहीं होती। अभी आने वाला ईयर है, अगर मान लीजिए कि बजट बनाना है 2000 ईयर के लिए, 2000 ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है अप्रैल से, अगर मान लीजिए क्योंकि इसका फिस्कल ईयर जो होता है अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक होता है। अब ये अप्रैल से लेकर मार्च तक ये पीरियड चलेगा, अप्रैल 2000 से लेकर ये अप्रैल मार्च 2001 तक अगर एक टाइम पीरियड चलना है, तो देखिए इस बीच के टाइम पीरियड में कितने खर्चे होने हैं, कितने रेवेन्यूज होने हैं, ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्चुअल फिगर्स को नहीं लेती, इसमें इसको एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं। तो वो एक अंदाजा लगाकर चलती है कि इतने आने वाले ईयर में, इस साल में क्या होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे, इतने रेवेन्यूज होंगे, तो इतना खर्चा हम कर लेंगे, इस एरिया में करेंगे, तो वो एक बजट प्लान कर लेते हैं। ये टोटली एक प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट बजट जो होता है बनाया जाता है, ये टोटली एक प्लानिंग होती है। क्लियर, ये स्टार्टिंग में ही बना लिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है फरवरी में पार्लियामेंट में। क्लियर, सो ये छोटी छोटी बातें इसके रिगार्डिंग और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो ये स्टार्टिंग ही है। क्लियर, तो ये जो बनता है पहले ही बन जाता है, जिस ईयर के लिए बनाया जाता है उससे पहले ही ये बन जाता है। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट बजट। क्लियर, सो ये जो है फिस्कल ईयर जो हम बात कर रहे थे, इसके रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिस्कल ईयर जो है कब से लेकर कब तक होता है। फिस्कल ईयर जो होता है फाइनेंशियल ईयर होता है मेनली, जैसे बिजनेस व्यू पॉइंट से हम देखते हैं कि 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, उसी तरीके से फिस्कल ईयर भी क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। क्लियर, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है कौन कौन सी स्टेटमेंट है, क्यों ट्रू नहीं है, कौन सी ट्रू है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए बजट के रिगार्डिंग ही बोला गया है, तो थोड़े थोड़ी हमें इसके साथ क्या होगा, बजट के रिगार्डिंग हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, सो लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर आपको बेसिक की नॉलेज होगी तभी आप आगे जाकर जो चैप्टर होता है उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ पाते हो। तो बेसिक आप जरूर समझिए, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ओनली सेंट्रल लेवल। तो देखिए गवर्नमेंट जो बजट के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन बजट। अब बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोल रहे हैं कि क्या है, क्या बोला जाता है, उसे यूनियन बजट बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, बजट इज इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अप्रूव्ड किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा। बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जब इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंट होने से भी पहले ये पहले अप्रूव कराया जाता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में इसे प्रेजेंट किया जाता है एट द मंथ ऑफ फरवरी के एंड तक। क्लियर, एंड तक फरवरी में ये प्रेजेंट किया जाता है, तब ही जाकर जब ये अप्रूव हो जाता है तभी ये पार्लियामेंट में क्या होता है, अप्रूव होने के बाद तभी ये इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर, तो क्या ये इन तीनों स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं क्या वो सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है, ये तो ऑप्शन से साफ क्लियर हो रहा है कि एक ऑप्शन तो जरूर कोई ना कोई गलत होगी या फिर दो भी हो सकती हैं। क्लियर, अगर हम ऑप्शन ए पर देखें तो ए और 2, 1 एंड 2 बोल रहे हैं, तो देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, अभी 1 यहाँ पर भी है। क्लियर, तो अगर हमें पता चल जाए कि क्या 1 स्टेटमेंट गलत है या नहीं है तो उससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जो ज्यादा ऑप्शंस में होती है चीज उसे पहले आप गौर से देखिए कि बजट जो प्रिपेयर कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही होता है क्या। हमारे जो गवर्नमेंट है, देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है, देश है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरीज होती है। क्लियर, तो देखिए क्या जो बजट बनाया जा रहा है सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही बनाया जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या पंजाब का या और स्टेट्स जो हैं, हरियाणा, पंजाब, एमपी और भी कितनी स्टेट्स हैं, उनका बजट नहीं बनाया जाता, अपने स्टेट लेवल तक बनाया जाता है ना। तो इट मींस उनका बजट भी बनाया जाता है, तो उनके स्टेट लेवल तक भी बजट बनाया जाता, तो ये बोल रहे हैं सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही सीमित है बजट
तो क्या ये गलत नहीं होगा स्टेटमेंट? तो इट मींस ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसका मतलब पूरी सेंट्रल लेवल तक से लेकर लोकल लेवल तक भी एक सिटी का भी बजट बनता है, क्लियर? तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाती है चीज, क्लियर? तो अभी सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा। फिर हम थर्ड तो हमें बिल्कुल सही लग रही है कि पहले, क्योंकि ये तो नॉर्मली लोगों को पता है कि पहले पार्लियामेंट में कोई भी लॉ आता है, चाहे वो बजट हो चाहे कोई लॉ हो, पहले पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है, क्लियर, वोटिंग से। सो ये चीज थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगी, क्लियर? अब ये हमारे पास दो ऑप्शंस बचती हैं। सेकेंड ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वन तो पता चल गया बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ए और डी में हमारा आंसर होगा, लेकिन कौन सा होगा वो देखना है। तो बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन बजट। अब बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसे बोल रहा है यूनियन बजट, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसे यूनियन बजट ही बोला जाता है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सो इसका मतलब ये हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट वाली चीज ढूंढनी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ओनली डी ऑप्शन विल बी द आंसर, कि वन ऑप्शन सिर्फ इनकरेक्ट है, क्लियर, जो ट्रू नहीं है। सो चलते हैं आंसर पर। तो आंसर इसका ऑप्शन डी ही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट पढ़ते हैं। तो बजट जो बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स के लिए बनाया जाता है, क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और लोकल गवर्नमेंट्स भी बनाती हैं, क्लियर? सो प्रिपेयर एट द रिस्पेक्टिव एनुअल बजट, वो अपना अपना अपने लेवल तक का एनुअल बजट बनाती ही है, क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर क्लियर हो गए तभी आप एग्जाम लेवल के लिए आपके माइंड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होकर आप क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे, क्लियर? सो बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज यूनियन बजट। हमने अभी पढ़ा ना क्वेश्चन में कि यूनियन बजट बोला जाता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को। एस्टिमेट्स एक्सपेंडिचर, अब देखिए इसमें जो गवर्नमेंट, हम पहले भी मीनिंग में भी बात कर चुके हैं कि इसमें जो बजट में होता है, बजट में शो क्या किया जाता है? सिर्फ एक्सपेंडिचर और रिसीव्स, कितने एक्सपेंडिचर होने हैं, कितने खर्चे करने हैं गवर्नमेंट ने, कितने इनकम्स होनी है गवर्नमेंट को एक साल में अंदर, लेकिन वो क्या होती है? एस्टिमेट्स होती है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती। पिछले कुछ सालों का वो उसको रीड करके उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए होते हैं या रेवेन्यूज आए होते हैं उनको बेस बनाकर कुछ एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इस साल इतना एक्सपेंडिचर होगा, क्लियर? सो एस्टिमेटेड होता है, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। आर प्लान्ड एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, तो वो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट का लेकर, जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है ना कि देश के रिगार्डिंग इस साल ये करना है, ये करना है, प्लानिंग जो बने होते हैं ना, फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर, जो प्लान हमारे गवर्नमेंट में चलते हैं उनको बेस बनाकर कि ये गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, इस साल इन चीजों को लेकर उसे काम करना है, तो इतना खर्चा आएगा, इतनी हमें उससे इनकम आएगी, तो वो तभी वो क्या करते हैं? बजट को बना लेते हैं। Now, next point is in India, budget is presented in the parliament on the last working day of February each year. तो हर साल जो है फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया जाता है, फिर वो अप्रूव होगा, फिर पास होगा, तो इसी से वो बाद में इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। तो पार्लियामेंट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है बजट, क्लियर? सो दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो आपको पता होना जरूरी है। ना क्वेश्चन नंबर 3। सो बहुत आज का जो थोड़ा बेसिक लेवल का ही क्वेश्चंस हमने पांच जो डाले हैं, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है, इन ब्रीफ नहीं है, सॉरी इन डिटेल नहीं है, सिर्फ ब्रीफ में हमें डाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इनकी नॉलेज होगी तभी आगे जाकर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर पाएंगे अपने हर एक पॉइंट में, क्लियर? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब कौन सा जो है नीचे दिए ऑप्शंस में से गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है पॉइंट, ऑप्शन ए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी। इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आंसर पता है तो ऑप्शन जरूर लिखिएगा साइड में, अपना आंसर जरूर अपना टेस्ट कीजिए कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। सो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। क्यों है आंसर इसका वो देखते हैं, अभी डिटेल में करते हैं। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, क्योंकि हमें पूछा क्या गया था नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है गवर्नमेंट बजट का, हमें ये पूछा गया था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है।
सो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? इंक्रीजिंग। अब देखिए कोई भी गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वो रीजनल डिस्पैरिटीज को इंक्रीज करे। डिस्पैरिटीज तो ऑलरेडी दूरियां हैं, दूरियां को बोल रहा है, दूरियों को। तो क्या कोई भी गवर्नमेंट रीजनल डिस्पैरिटीज जो उनके रीजनल एरियाज में जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें वो जो गवर्नमेंट के एक देश के अंदर बैकवर्ड एरियाज भी होते हैं और डेवलप्ड एरियाज भी होते हैं, तो क्या वो बैकवर्ड एरियाज की जो डेवलप्ड एरिया के साथ दूरियां हैं क्या उनको और इंक्रीज करता है? क्या किसी भी गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं होता। तो इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज करना होता है। रीजनल डिस्पैरिटीज को जो बैकवर्ड एरियाज है उनको डेवलप करके उनको साथ में लेकर चलने का ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि इंक्रीज करना उनको। क्लियर? तो ये पॉइंट गलत हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो इसीलिए हमारा ये आंसर है। क्लियर? अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज एक कंट्री की इंक्लूड होती है। कौन कौन से? इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटीज। अब इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट का एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, कोई बिजनेस एंटरप्राइज तो है नहीं कि जो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगी। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव और भी होता है क्या? पब्लिक वेलफेयर करना। पब्लिक, तो ये जो है सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आ जाएगा कि पब्लिक वेलफेयर भी करना। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें वो रीएलोकेट करती है, इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करती है कि उसका प्रॉफिट भी हो कंट्री का और उसके साथ साथ पब्लिक वेलफेयर भी हो। अब ये कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? दो मेन पॉइंट्स के थ्रू वो कर सकती है, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज देकर जिनको जरूरत है, जिनको भी टैक्स में छूट की जरूरत है, सब्सिडीज की जरूरत है। लाइक अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, लिक्वर की एग्जांपल ले लें कि गवर्नमेंट जो चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है कि लोग सिगरेट लिक्वर को कम कंज्यूम करें। क्लियर? तो वो उन पर क्या करती है? हाई टैक्स लगाकर उनकी आदत छुड़वाने के लिए, ये बहुत महंगी पड़ेगी तो इसलिए लोग छोड़ देंगे, टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो अपने आप छोड़ देंगे, तो उन पर वो टैक्स ज्यादा लगाती है। रेदर अगर वो चाहती है कि खाद्य प्रोडक्ट्स ज्यादा लोगों को यूज में लाएं, वो उनको यूज करें, तो उन पर वो क्या कर देगी? सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी कि वो इंडस्ट्रीज ज्यादा ऊपर आए। तो ऐसे वो करती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को, जिससे प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और पब्लिक वेलफेयर भी हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स का रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब इनइक्वालिटीज जो है इनकम और वेल्थ के अंदर, वो इनइक्वालिटीज को दूर करना चाहती है। बहुत नाम से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है, वो इनकम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि रिच जो लोग हैं, अमीर लोग टैक्स को ज्यादा पे करें और अपने जो खर्चे हैं मोर ऑन मोर वेलफेयर ऑफ पुअर पे, लोगों की भलाई के लिए जो गरीब लोग हैं उन पर क्यों करती है कि वो उन पर अपना खर्चा करती है कि जो गरीब लोग हैं वो ऊपर आए और जो अमीर है वो ज्यादा टैक्स पे कर सभी में बराबरी करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। तो रिड्यूस करती है इनइक्वालिटीज को, इक्वालिटी वो प्रमोट करती है और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है इन इनकम एंड वेल्थ। अब वो भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। क्लियर? अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए? एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर बहुत ध्यान रखती है। इन्फ्लेशन, अब देखिए इन्फ्लेशन होता है महंगाई और डिफ्लेशन होता है कम मतलब होना, प्राइसेस का कम होना। क्लियर? महंगाई जब होती है, चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब वो इन्फ्लेशन को इमर्ज करती है कब? व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो होती है हायर होती है देन एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर? अब जब वो इमरजेंस की टेंडेंसी आ जाती है तो उसमें क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई को वो कम। डिमांड जब ज्यादा हो जाती है, देखिए डिमांड जब ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो वो इस कंडीशन को दूर करने के लिए क्या करती है? लोगों में क्या करती है? चीजों को महंगा कर देती है। चीजों को महंगा हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो वो इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशन लाती है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन की कंडीशन। क्लियर? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के मेन पॉइंट्स को यूज करती है। क्लियर? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कैसे करती है? अब बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी होती हैं हमारी कंट्री में जिनकी मोनोपोली सिर्फ गवर्नमेंट के पास है।
अब गवर्नमेंट क्यों अपने पास मोनोपोली रखती है? लाइक हमारी कंट्री में जैसे पहले था, अब तो 70% प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने ये जो रेलवे है उसको ले लिया है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये चीज क्यों थी? क्योंकि उसका रीजन मेन होता है कि वो चाहती है कि लोग, क्योंकि गरीब लोग भी है हमारी कंट्री में, तो वो भी ट्रेन का सफर कर सके, तो वो अपने पास उनकी मोनोपोली रखती है कि प्राइसेस वो लो रखेगी। अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में वो चीज आ जाएगी तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ भी करेंगे, प्राइसेस को ऊपर कर देंगे, तो वो आम व्यक्ति के लिए वो चीज खरीदना पॉसिबल नहीं होता। तो उन्हीं इंडस्ट्रीज को मैनेज करने का मोटिव होता है गवर्नमेंट का कि उनके एरिया में पैसा लगाना, एक्सपेंडिचर करना, जिससे मेन फाइनेंशियल हेल्प हो सके और गरीब लोगों का भी भला हो सके। क्लियर? तो इसीलिए वो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी करती है और ये भी गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे की जा सकती है? इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट्स के ऊपर। अब रेट्स अगर उसने ज्यादा रख दिए, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एफडीज के रेट उसने, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है एफडीज के रेट, इंटरेस्ट के रेट ज्यादा रखे हो, तो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की, और उनको होगा कि रेट्स ज्यादा है तो हम कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें हमारा फायदा होगा, तो इन फ्यूचर हमें रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट बहुत अलग अलग प्लान्स बनाती है, ये भी गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है। अब रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, अब देखिए ये पॉइंट था, वहां पर लिखा था इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब बैकवर्ड कुछ एरियाज है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो एरियाज है, उनको, उनके बीच में और जो डेवलप्ड एरिया है, दूरियां कम करने के लिए वो क्या कोशिश करती रहती है, तो उनको रिड्यूस करती है, ना कि इंक्रीज करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल रिसीप्ट्स इंक्लूड। अब देखिए हमने क्वेश्चन सिर्फ बेसिक डाले हैं, पॉइंट से डाले हैं, लेकिन इन डिटेल आने वाले लेसन्स में हम इनके रिगार्डिंग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेसन्स के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये हम डिटेल में क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में करेंगे। क्लियर? लेकिन अभी आज का लेसन सिर्फ बेसिक होगा, बेसिक। कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड, कैपिटल रिसिप्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? टैक्स रेवेन्यू आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है, ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक आता है, या बोरिंग्स आती है। अब कैपिटल रिसिप्ट अगर आपको पता है तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर नहीं पता तो हम अभी कर लेंगे कि क्या होता है, और इसके बारे में और भी डिटेल में करेंगे इन आने वाले लेसन में। क्लियर? सो कैपिटल रिसीट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरिंग्स। कैपिटल रिसीट में बोरिंग्स इंक्लूड होती है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं आंसर की तरफ। बोरिंग्स इसका आंसर है। तो कंपोनेंट्स जो है बजट के कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स हैं बजट के रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट जो है दो कंपोनेंट्स हैं बजट के। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही समझ लीजिए, आने वाले दिनों में हम इनको बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हमने बेसिक से डाला है लेसन, तो इसको ही ध्यान में रखिएगा कि क्या बजट जो होते हैं। तो देखिए बजट जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक तो होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। अब अगर आपने अकाउंट्स में इस चीज को बारे में पढ़ा है तो आपको पता है जो रेवेन्यू चीज होती है इट इज रिलेटेड विद 1 ईयर ओनली। क्लियर? और कैपिटल वर्ड जो है रिलेटेड विद मोर देन 1 ईयर। क्लियर? मोर देन 1 ईयर। क्लियर? मोर देन 1 ईयर के रिलेटेड जो चीज होती है। अब रेवेन्यू जो है एक साल के अंदर अंदर जो है रिसीप्ट्स भी होती हैं और एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। इसी तरीके से एक साल के बाद ऊपर जो है हमें एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं और रिसीप्ट्स भी होती हैं, दोनों चीजें होती है। अब देखिए ध्यान से, अब जो बजट होता है, बजट रिसीप्ट, क्योंकि ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड विद कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर? सो हम रिसीप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेंगे, सिर्फ रिसीप्ट के, यहाँ पर भी रिसीप्ट है, यहाँ पर भी रिसीप्ट है। तो देखिए रिसीप्ट जो है, बजट रिसीप्ट जो है वो दो टाइप्स का है, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर? जो रेवेन्यू रिसीप्ट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? टैक्स रेवेन्यूज इंक्लूड है, जो टैक्स रेवेन्यूज इंक्लूड होते हैं, और नॉन, अभी के लिए नाम पढ़ लीजिए, आने वाले दिनों में और भी डिटेल में करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आप इस लेसन के साथ जुड़े रहेंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर? इन्हीं कंटेंट से आपको क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ लेसन के साथ जरूर जुड़िए, वीडियोस को जरूर देखिए। सो टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड होते हैं इसमें। रेवेन्यू रिसीट में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो कैपिटल, क्योंकि आपको ये अगर चार्ट के द्वारा चीजों के बारे में पता नहीं है ना, तो आपको इन डेप्थ अगर पता है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये बेसिक पता होना चाहिए चार्ट के थ्रू कि कौन सी चीज किसके अंडर आती है और कौन सी किसके अंडर।
अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं है तो उसके मीनिंग का कोई फायदा नहीं होगा। कई बार क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं एग्जाम में कि ये चीज किस में इंक्लूड है, जैसे ये सीधा क्वेश्चन डाला हमने कि सीधा डाल दिया। कभी कभी इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, सीधे पूछ लेते हैं, लेकिन हमें क्या होता है सीधे के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या चीज किस में आ रही है। अब देखिए उन्होंने सीधा पूछ लिया कि कैपिटल रिसीप्ट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, तो हमें पता नहीं होगा तो हमारे लिए वो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर। अब रेवेन्यू रिसीप्ट में दो चीजें आ रही है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स, और कैपिटल रिसीप्ट में आ रही है बोरिंग, जो ऑप्शन में हमारे पास था। यही हमारा आंसर था ना। कैपिटल रिसीप्ट में उन्होंने पूछा था कौन कौन सी चीजें आ रही है, तो बोरिंग्स आ रही है, रिकवरी ऑफ लोन आ रहे हैं, अदर रिसीप्ट्स है कुछ, उनके बारे में भी पढ़ेंगे इन डिटेल। लेकिन इसमें हमारा आंसर बोरिंग था, तो इसमें अब ऑप्शंस भी देखिए, टैक्स रेवेन्यू था, नॉन टैक्स रेवेन्यू था। ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें रेवेन्यू रिसीप्ट था। अब ग्रांट फ्रॉम लोन, ग्रांट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज नॉट द एक्चुअली कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट भी नहीं है। क्लियर। सो ये अलग एक चीज है, अदर रिसीप्ट है। सो इसलिए बहुत ही अदर है, रिसीप्ट नहीं है। क्लियर। तो इसमें नहीं आता। इन डिटेल हम आने वाले लेसन्स में करेंगे इनके रिगार्डिंग भी। तो चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज की वीडियो का, लेकिन नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बजटिंग। So question number 5 is dash refers to those receipts which neither creates any liability, neither, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, neither creates any liability nor causes any reduction in the assets of the government। अब ऐसा कौन सा रिसिप्ट है, ना तो वो क्रिएट कर रहा है लाइबिलिटी को, ना ही वो रिडक्शन कर रहा है एसेट्स में गवर्नमेंट के। तो ऐसी कौन सी ऐसी रिसिप्ट है, देखिए कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सेविंग्स है या डिसइन्वेस्टमेंट है। अगर पता है तो आंसर जरूर अपना लिखिए साइड में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखते हैं इसका आंसर क्या। अभी देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर है रेवेन्यू रिसीप्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, दैट इज रेवेन्यू रिसीप्ट। तो देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट अब क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है, इसका मीनिंग चीजों का आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है हर चीज का। देखिए हमने पीछे जो क्वेश्चन डाला वो था, हमारे पास दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर। इसमें दो टाइप के रिसिप्ट हैं। हमने कैपिटल रिसिप्ट के अंदर पढ़ा कि ये बोरिंग्स होते हैं, लेकिन अभी कैपिटल रिसिप्ट का मीनिंग भी अगले लेसन में करेंगे। अभी के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट समझिए कि क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो रिसिप्ट में ना तो वो क्रिएट कर रहे हैं लाइबिलिटी, ना ही वो कॉज कर रहे हैं रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए अभी एक साल का टाइम पीरियड है। अब एक साल के टाइम पीरियड के अंदर ना तो हमारे पास कोई ऐसी हम लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अब बिगर टर्म। क्लियर। लॉन्ग टर्म के लिए लाइबिलिटी तो क्रिएट कर ही नहीं सकते, तो क्रिएट कर नहीं सकते क्योंकि एक साल का टाइम पीरियड ही होता है रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। तो ना ही हम रिड्यूस कर सकते हैं एसेट। क्लियर। अगर कोई एसेट बेचते हैं तो क्या वो रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, कभी भी नहीं होती। वो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ना ही वो रेवेन्यू रिड्यूस करती है लाइबिलिटी। अगर हम कोई भी एसेट बेचते हैं उससे पैसा आता है तो उसमें वो किस में जाता है, वो कैपिटल रिसीट में जाता है, ना कि रेवेन्यू रिसीट में। तो ऑटोमेटिकली नाम से हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि ना तो ये एसेट्स को रिड्यूस करता है और ना ही क्रिएट करता है लाइबिलिटी करता है। क्लियर। सो ये हमारे पास दोनों कंडीशंस का अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी हम इसको बोलेंगे दिस इज द revenue receipt। Clear। So this is all about the today's lesson. Hope you all understand the concept of this lesson। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ विद अनदर 5 क्वेश्चंस। तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए और लेसन्स के साथ जुड़े रहने के लिए वीडियोस को शेयर भी कीजिए आगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।